तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से एक डेरिवेशन कर रहे थे अपन, फिर मैंने आपको ऑफलाइन उस तरह से बताया, मोबाइल के कैमरे के माध्यम से आपको डेराइव कराया था एक फार्मूला। और फार्मूला था, इसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी तरह का अगर लेंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बस ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना आना चाहिए। इसे हमें अप्लाई अगर हम कर देते हैं अच्छे से, तो हम कोई भी तरह का लेंस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उसकी फोकल लेंथ वगैरह क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपन आराम से कर सकते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या था, ये फाइनल फार्मूला जो आया वो आया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला आया था इतना बड़ा। और इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन ज़्यादातर बुक्स में नहीं होता है, ये सीधा फार्मूला ही होता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है डेरिवेशन। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, जब अपन मोबाइल और कॉपी से ये डिराइव करके बताया, तो मैंने उसमें आपको बताया भी था, नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए थे व्हाट्सएप पे। तो ये लेंस मेकर फार्मूला जो है, इसका डेरिवेशन आपके वैसे सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा है, लेकिन उतना इलोबरेटिव नहीं है, पर कभी बोर्ड में नहीं पूछा जाता और कंपटीशन में तो वैसे भी नहीं पूछते। अपन को ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में ये सबसे बड़ी बात होती है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, है ना, इसको यूज़ कैसे करें अपन। ये हमारे लिए एक की टास्क रहेगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है यहाँ पे। तो इसको अप्लाई करने के लिए पहली बात तो साइन कन्वेंशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए वही, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई लेंथ मेज़र कर रहे हो तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई लेंथ मेज़र कर रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगी। पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट केस क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, एक केस लेते हैं कि अगर इफ़ यू जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, जो u है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यदि ऑब्जेक्ट जो है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यदि वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे ही बनती है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी इस केस में, इमेज विल बी एट फोकस। अपन इसका कंक्लूजन ऐसा लिख सकते हैं, इन दिस केस, इसका कंक्लूजन हो जाएगा, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन image will form, image will form at focus। ये ऑप्टिक्स के अंदर, लेंस में, मिरर में ये एक रूल होता है कि जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उससे जो इमेज होती है वो हमेशा फोकस पे बनती है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब रेज पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे ये एक केस हो जाएगा। इस केस में, इस स्थिति में, इस स्थिति में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब फोकस पे बनेगा, इसका मतलब जो v है हमारा यहाँ पे, यानी कि लेंस की इमेज से जो डिस्टेंस है, क्योंकि लेंस से जो इमेज की डिस्टेंस है, क्योंकि इमेज अभी फोकस पॉइंट पे बनने वाला है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि v जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा। तो v और f क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ बनने वाला है, इमेज हमारा फोकस पॉइंट पे बनने वाला है। फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रेज पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फिर रिफ्रैक्शन के बाद में वो हमेशा फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पे इस केस में जो इमेज है
वो फोकस पर बनने वाली है, यानी कि जो v है वो f के इक्वल हो जाएगा जब u इनफाइनाइट हो। तो अब अगर यहाँ पे ये वैल्यूज अपन रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे देखो ये 1/v की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/f, माइनस 1/u की जगह लिख सकता हूँ 1/इंफिनिटी। ये इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अरे हाँ, सर, यू इनफाइनाइट मत जीरो ही होगा या कुछ भी हो सकता है? u इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, लेंस से बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे यहाँ से सूरज कितना दूर हो गया, बहुत ज़्यादा दूरी पर है ना। तो इन्फिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हम लार्ज जीरो डिस्टेंस। भी रख सकते हैं? नहीं, जीरो जीरो रख इन्फिनिटी, लें? जीरो तो सबसे कम हो गया, इन्फिनिटी सबसे ज़्यादा, अनंत ऐसा होता है बहुत दूर 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 दूर, तो ऐसा रखा हुआ है कोई। जीरो तो जीरो हो गया, मतलब लेंस के ऊपर ही हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ये म्यू2 जो था, ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, या फिर जो मटेरियल यूज़ कर रहे थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और म्यू1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ये सराउंडिंग जो आसपास का वातावरण उसका इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, आसपास के वातावरण का इंडेक्स है म्यू1 नीचे और म्यू2 ऊपर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अब देखो 1/इनफाइनाइट जो होता है ये हमेशा ध्यान में रखा, क्योंकि देखो आप 1/इन्फिनिटी जब करोगे तो इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी का किसी भी संख्या में डिवाइड करोगे तो जीरो आता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 ज़्यादा लार्ज, आप कोई बहुत ज़्यादा लार्ज संख्या का किसी छोटी संख्या में डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो 1/इन्फिनिटी को अपन जीरो ले लेंगे। तो यहाँ से उस लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम कोई भी लेंस हो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 हो, जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो, तो उसकी फोकल लेंथ के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो 1/f जो है इसके बराबर है, यानी कि मैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं 1/f लिख सकता हूँ। आप ये जो वैल्यू है 1/f के बराबर है, तो 1/मी माइनस 1/u, मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू अगर हम 1 में रखते हैं, तो यहाँ से देखो ये 1/v माइनस 1/u तो एज इट इज रहा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, 1/f के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल फार्मूला जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे बोलेंगे लेंस फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला नहीं है, ये लेंस फार्मूला हो गया सिंपल। ठीक है, इसकी सहायता से हम u v और f में हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ये लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो था लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिन लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा उनको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर के केस में होता था 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f होता था। इसमें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं इन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस में, उसे यूज़ करने के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके आगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सीखेंगे कि किस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल किया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक लेंस लिया, मान लो इस तरह से हमने, इस तरह से हमने कोई लेंस लिया। ठीक है, ये लेंस है, इस लेंस का ये रेडियस है r1 और ये है रेडियस कोई r2। हमें r1 और r2 की वैल्यू दे रखी है। r1 की वैल्यू दे रखी है कोई 10 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू दे रखी है कोई 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये दे रखा है 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। सराउंडिंग में एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का ले लिया 1। इस मिरर के लिए यहाँ से मान लो ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना है देखो, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ये 20, ये 10, ये μ1 और इसका μ1.5। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट, पहला तो क्वेश्चन है फाइंड आउट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो फाइंड आउट करना है इस लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, और दूसरा इस केस में यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन अपन को इमेज की पोजीशन पता लगानी है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो ये सवाल सॉल्व करना है, और इसमें फॉर्मूले जो अपन यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूले वही यूज़ करेंगे। जैसे 1/f का फॉर्मूला मैंने निकाला, μ2/μ1 माइनस में 1 इंटू मल्टीप्लाई में 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो फोकल लेंथ के लिए यूज़ करना है। और वी यू में रिलेशन अगर देखना है तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए अपन फाइनल हमारा आंसर निकाल लेंगे। लेकिन केवल फॉर्मूले याद रहने से काम नहीं चलेगा, हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना आना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरा रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करें, अगर अच्छे से साइन नहीं लगा रहे हैं, चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो है उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब देखो साइन कन्वेंशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं 1/f पे जाता हूँ। तो 1/f इज इक्वल टू μ2। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पूरा खेल फॉर्मूला अप्लाई करने का है, इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। सर मेरे पास तो दिमाग भी नहीं है ना, दिमाग नहीं है कोई बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह वैल्यूज़ पुट करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ, खुश हो जाओ, आपको नंबर मिलते जाएंगे। 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। μ2 क्या है, जो ग्लास है, जो हमारा जिससे मिलके बना है ये पूरा अड़ंगा। अड़ंगा मीन्स ये जो आपका ग्लास लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये है 1.5 है, बिल्कुल है सर। और μ1 सर क्या होता है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो तो 1 दे रखा है, 1। सर मैं भी 1 नंबर आदमी हूँ। माइनस में क्या हो जाएगा, एक और घटा देते हैं इसमें से, और इनटू अपॉन ले लेते हैं अपन 1/r1। तो r1 कितना है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर है। अब r1 का साइन क्या होगा जल्दी से बताओ। r1 और r2 की साइन के टर्म्स में अगर वैल्यू रखें, यहाँ पे मैं +10 लिखूँ या -10 लिखूँ, जल्दी से मुझे मैसेज में बताइए या फिर ऑडियो ऑन करके बताइए। सर -10 है। -10 लिखेंगे r1 को, और भी बताओ। गलत जवाब, -10। तो देखो ये वाला जो है ना कर्व, इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह चुका हूँ, बार बार समझाया है मैंने। देखो ये वाला कर्व, इस कर्व को अपन ले रहे हैं, तो इस कर्व के लिए रेडियस इस तरफ ही तो होगी। इस कर्व के लिए रेडियस क्या इस तरफ नहीं होगी, इस तरफ होगी। तो ये क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे वही साहब किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है। तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी इस r1 के लिए, तो है ना, r1 के लिए इस तरफ होगी, यानी कि r1 तो होगा पॉजिटिव। लेकिन मैं अगर r2 की बात करूँ तो r2 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टी डायरेक्शन में होगी, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो r1 तो पॉजिटिव लेना है और r2 क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो r1 पॉजिटिव लिया 10 सेंटीमीटर, माइनस में r2 को नेगेटिव लेंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना सीखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी रे ऑप्टिक्स का।
आई बात समझ में? तो ये तो इस कर्व के लिए तो लिया प्लस में 10, क्योंकि देखो ये जो गोला बनेगा उस गोले के अंदर रेडियस इस तरफ होएगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो R1 प्लस का इधर का ये जो गोला बनेगा उसके लिए रेडियस इस तरफ होगी और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है, तो रेडियस क्या हो गई, उल्टी डायरेक्शन में हो गई। तो इस वजह से R2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा और 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1.5 में से 1 चला गया तो ये बच जाएगा तो 0.5 5 इंटू अपॉन 1। 1/10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। आई बात समझ में? यस सर, मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे अब पकड़ के मत रखो, मैं दुनिया जीत लेना चाहता हूँ, मैं सबको हरा दूंगा। अब देखो 10 और 20 का एलसीएम लिया, सर मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, दुनिया कैसे हराऊंगा मैं, दुनिया को कैसे हराऊंगा? देखो एलसीएम 10 और 20, एलसीएम में कभी भी कंफ्यूजन हो तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देना, या फिर एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिस क्वांटिटी से ये दोनों डिवाइड होते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 20 में से 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 में 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 होते हैं 3 अपॉन में 20। तो 1/f सर की वैल्यू आ ये जाएगी, बोलो। सर ये आप 2 कहाँ से लिया? देखो 10 है तो 10 में 20 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा ना ऊपर एलसीएम, हाँ तो 3/20 और यहाँ पे 0.5 है, इसको हाफ लिख सकता हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/40 आ जाएगा। तो 3/40 आ गया। यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है इस सवाल में। फोकल लेंथ कितना आ गया? 40/3 सेंटीमीटर आ गया सर, बिल्कुल आ गया, है ना? अब मुझे किसी की भी दरकार नहीं है, मैं सवाल में को हल करना सीख चुका हूँ। तो f आ गया 40/3 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, ये f आ गया, v निकालना है, u दे रखा है, तो वापस इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आंसर देखो, जितेंद्र सही आंसर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो 1/f की वैल्यू क्या है, 3/40 है, तो 1 में v निकालना है, माइनस में 1/u। u देखिए कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे u को हम इससे इधर से इस डायरेक्शन में क्योंकि मेजर कर रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे, तो 30 क्या है यहाँ पे, नेगेटिव का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू ऑलरेडी 3/40 हम निकाल चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फोकल लेंथ निकालना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1/v माइनस में 1/-30 इज इक्वल टू 3/40। तो 1/v माइनस माइनस हो जाता है सर प्लस, इज इक्वल टू हो जाएगा 70/3। 3/40। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 3/40 माइनस में 1/30। अब देखो इसका एलसीएम क्या लेंगे, तो अब देखो 40 और 30 को किस ऐसी बड़ी क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं 120 के अंदर 40 को भी डिवाइड कर सकता हूँ और 30 को भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो 40 में 120 को डिवाइड किया तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, माइनस में 30 को 120 में डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया 9 - 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/120। और जब 120 में 5 का भाग देते हैं, 5 का डिवाइड करते हैं, तो इससे आ जाएगा v प्लस का वापिस 24 समझाना 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा सर। फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो। वापिस समझा दो। वापिस समझा दें, एक मिनट। देखो प्लस का 24 आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, यहाँ से मतलब कोई 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि प्लस का आया है तो प्लस का यानी कि इधर ही होगा, तो 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई इमेज हमें मिलेगी और ये ऑब्जेक्ट रह जाएगा हमारा। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें फॉर्मूले में
देखो एलसीएम वाला जो है सुनील, तुम्हारा थोड़ा एलसीएम वीक है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिसेस करो। और साइन कन्वेंशन में तुम्हारा बताओ, तुम्हें कहाँ दिक्कत आया, कोई साइन कन्वेंशन वाला स्टेप बताओ। सर ये 9 कहाँ से लेके आए यहाँ पे इधर वाले में? देख, तुम्हें एलसीएम में बहुत प्रॉब्लम आती है। 40 में 120 में 40 का डिवाइड किया कितनी बार जाएगा? 3। चार, 3 बार। 3 ऊपर आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? 9। 9। 9 आ जाएगा, है ना? तो 9 आ गया। यस। ये माइनस में 1/30, 30 को 120 में डिवाइड करेगा 4। 4। यहाँ पे 4 को 1 से 4 हाँ मल्टीप्लाई सर। करेगा 4। यस सर। ये माइनस का माइनस, यहाँ पे 9 में से 4 गया, 5/120। ठीक है, क्लियर है ये यस चीज़? सर। तो ये आ गया यस सर। प्लस में 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखो। और क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं। और क्वेश्चन है, देखो, कि एक चांद है, चांद के जैसा कोई लेंस ले लेते हैं अपन। चांद थोड़ा सा खिला हुआ, थोड़ा सा बुझा हुआ, तो ऐसा कोई चांद है, ऐसा। ये एक लेंस है, यानी कि इस तरफ भी कर्व, दोनों तरफ, तो इस केस में दोनों कर्व की जो डायरेक्शन है वो दोनों टाइप में सेम है। ये R1 है इसका, ये 10 सेंटीमीटर है। और ये R2 है इसका 20 सेंटीमीटर। ये R2 है 20 सेंटीमीटर। तो R1 और R2 दे दिया। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो कोई 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट कोई 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि यू दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में वही काम फाइंड आउट, एक तो एफ पता लगाना है, फाइंड आउट, पहला काम तो एफ पता लगाना है। और दूसरा काम आपको इमेज की पोजीशन पता लगानी है, वी पता लगाना है। तो फटाफट ये सवाल करके बताओ। पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, पर यहाँ पे साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा आपको ध्यान से फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूले वही लगने हैं, 1/f=μ2/μ1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। और यही 1/v - 1/u=1/f। यहाँ पे R1 और R2 के साइन कन्वेंशन देखो, मैंने इस केस में तो R1 पॉजिटिव लिया, इस केस में नेगेटिव लिया। लेकिन इस केस में देखो R1, ये भी कर्व इस सर तरफ है और ये भी कर्व इस तरफ है। तो R1 और R2 दोनों इस बार क्या लेंगे दोनों ही अपन? नेगेटिव लेके जाएंगे। दोनों को ही क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं बच्चा, दोनों ही इस बार पॉजिटिव लेंगे ना। देख, ये भी कर्व इस तरफ बनाएगा, इसकी रेडियस इस तरफ जाएगी। हाँ ये भी कर्व इस तरफ हाँ। बनाएगा, इसकी भी रेडियस इधर जाएगी। तो दोनों की क्या लेंगे रेडियस इस बार? प्लस। पॉजिटिव लेंगे। आई बात समझ में? वी विल टेक द रेडियस पॉजिटिव हियर इन दिस केस। आई बात समझ में? यस सर। ओके, सॉल्यूशन समझिए, बताओ आंसर क्या आया वैसे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। बताओ। अब यूं आगे क्लियर करो सर। यूं आगे यूं लारे ना करो रे। थर्ड पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। एक मिनट में पीछे वाला क्वेश्चन ये लो। बिल्कुल सही। वैभव, फोकल लेंथ 40 आई। जितेंद्र माइनस में 40 आई, माइनस में 40, नहीं 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 नहीं, प्लस में 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। और वी की वैल्यू भी पता लगाओ। वी माइनस में 90/40, वी 90, थोड़ा देखो इसमें वी की सर वैल्यू वी सेट परफेक्ट। -40 आएगा ना? वी क्या? -40। हम्म वी -40 आएगा, बिल्कुल सही।
सर फोकल लेंथ प्लस की 40 और वी माइनस का 40 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, एकदम सही, बढ़िया। तो सॉल्व किया जाए। देखो, 1/f = सबसे पहली बात वही फॉर्मूला वापस मैं सिखा देता हूँ। 1/f = μ2 माइनस μ1 माइनस 1/(1/r1 माइनस 1/r2)। तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी μ2 1.5 अपॉन सराउंडिंग का 1 लेना है। मैंने नहीं दिया, लेकिन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही लेना है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि एयर ही सराउंडिंग मीडियम होता है। तो ये ले लेना, μ1 ले लेना यहाँ पे। तो 1/r1, यहाँ पे r1 को पॉजिटिव लोगे प्लस का 10 लोगे, माइनस में r2 को भी प्लस का लोगे तो ये प्लस का 20 ले लोगे। तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1.5 में से 1 गया 0.5, 1/10 में से 1/20 गया, यहाँ पे 20 को ले लिया एलसीएम, ये हो जाएगा 2 माइनस में ये हो जाएगा 1, 10 में से 10 का 20 में डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस में 20 का डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2 में से 1 गया 1 अपॉन में 20, तो इसको हाफ लिखेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/40, सॉरी 1/f आ जाएगा 1/40, तो f हो जाएगा प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा पहला आंसर आया गया। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 40 आ गई। अब हमें नेक्स्ट यूज़ करना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस में 1/u, u है यहाँ पे, u देखो क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ क्या हो गया, u नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 20 इज इक्वल टू 1/f निकाल चुके हैं अभी 40। तो u यहाँ पे नेगेटिव लिया माइनस का 20, तो 1/v प्लस में 1/20 इज इक्वल टू 1/40, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/40 माइनस में 1/20। तो यहाँ से देखो 1/v की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों में 40 का डिवाइड हो सकता है, तो ये तो हो जाएगा 40 के लिए 1 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -1/40, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 40 सेंटीमीटर। माइनस में 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका इमेज है वो इधर से बहुत आगे कहीं जाके 40 सेंटीमीटर पे कहीं आगे जाके यहाँ पे बनने वाला है। तो लेंस के इस तरफ नहीं बन के इस तरफ बनने वाला है, यानी कि अगर इस तरफ बनने वाला जिस साइड ऑब्जेक्ट है तो ये एक वर्चुअल होगा, यानी कि काल्पनिक इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ये काल्पनिक इमेज होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा इस केस में। और इस केस में क्योंकि देखो ये प्लस आया था तो यहाँ पे ये जो बना है ये रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है। लेंस के इस तरफ होती है तो ये वास्तविक होगी, और लेंस के इस तरफ होती तो ये काल्पनिक होती, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़ें, चलो आगे मैं अब नेक्स्ट लेते हैं अपन मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। तो मैग्निफिकेशन वाला केस लेते हैं। मैग्निफिकेशन, संवर्धन, मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संवर्धन, ठीक है। और इसका सिंबल होता है स्मॉल m, इसको हिंदी में बोलते हैं संवर्धन, सिंबल होता है स्मॉल m। और मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं कोई हाइट ऑफ इमेज में, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डिवाइड कर देते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। ऊपर तो हाइट ऑफ इमेज ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, और नीचे हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, उसकी ऊंचाई का जब वस्तु की ऊंचाई के साथ हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, मैग्निफिकेशन मिलता है। ये हो गया ऊपर तो वस्तु, ये तो हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे
वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन आएगा। और अब देखो मैं लेंस वाले केस में मैग्निफिकेशन अगर निकालना चाहता हूँ तो लेट मी फर्स्ट मेक ए लेंस। ये मानो मैंने एक लेंस ले लिया, ये मानो मैंने लेंस लिया, मानो तो मैं लेंस हूँ, नहीं मानो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो माना एक ये लेंस है और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे कोई इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कोई रखा हुआ है जिसकी हाइट है कोई h ऑफ ऑब्जेक्ट ho। अब इस इमेज से देखो इंसिडेंट रेज निकलेगी, इंसिडेंट रेज निकलेगी तो वो इंसिडेंट रेज इस लेंस पे कैसे पड़ेगी। एक मैं रे ले जाता हूँ पैरेलल, एक रे ले गए पैरेलल, और ये पैरेलल रे जब रिफ्रैक्ट होगी इस लेंस से तो ये हमेशा एक पॉइंट से गुजरती है जिसे अपन फोकल कहते हैं। तो ये फोकल से गुजर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये लेंस है, इस लेंस की फोकल से यहाँ से गुजर गई मान लो। अब एक रे मैं यहाँ से गुजारता हूँ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इससे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या इसको पोल बोलते हैं, इसको पोल भी बोलते हैं, जो लेंस के बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, इससे कोई जब रे पास होती है तो ये बिना डिविएशन के सीधी निकल जाती है। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, समांतर आती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा फोकल पॉइंट से गुजरती है। अब ये यहाँ पे जहाँ कट कर रही है वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक इमेज की हाइट मिल जाएगी। ये हमें मिल गया इमेज, तो ये हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। तो ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक और चीज़, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो है u, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये है v। क्योंकि u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, और v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस हमारे लेंस से। तो u हो गया ये और ये हो गया v। इसे मैं थीटा एंगल मान लूँ, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ये एंगल अगर हम थीटा लें तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, साइन कन्वेंशन के लिए, साइन कन्वेंशन में मैंने वैसे एक बात बताई थी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंथ पॉजिटिव होती है, उसके अपोजिट में नेगेटिव होती है, तो ये तो ध्यान रखना। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई हाइट मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, और नीचे कोई हाइट मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो अगर मान लो कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट मेजर करते हैं और नीचे मेजर करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट तो पॉजिटिव होगी और नीचे वाली हाइट को हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो ये तो लेंगे पॉजिटिव हाइट और ये लेंगे नेगेटिव हाइट, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप ध्यान में रखें। अब देखो मैं ये जो ट्राइंगल लेता हूँ, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो इस ट्राइंगल में जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO हो गया। और यहाँ पे u क्या हो गया, ये u यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इसको ले लेता हूँ माइनस में u को मैंने विद साइन कन्वेंशन लिखा है। यहाँ पे u क्या है, क्योंकि u नेगेटिव है तो माइनस में u लिख दिया। और एक और, मैं अगर इस ट्राइंगल पे जाता हूँ, इस ट्राइंगल पे, तो इस ट्राइंगल पे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे नीचे की ओर है तो इसको माइनस में HI लिखना पड़ेगा। और ये u आगे की ओर है, सॉरी v आगे की ओर है, तो ये v हो जाएगा प्लस, है ना। यहाँ पे भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इस प्रिंसिपल को हमने कैसे यूज़ किया है, हाइट, हाइट प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी ये माइनस में u हो गया। और इस केस में माइनस में HI अपॉन में v ले लिया, हमने साइन कन्वेंशन का यहाँ पे यूज़ किया है बहुत अच्छे से। अब दोनों में टेन थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, दोनों सेम होने के लिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं इक्वल कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट एच ओ माइनस में यू इट विल बी इक्वल टू एच आई अपॉन में वी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस में एच आई है तो एच आई ये इक्वल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो एच ओ को इधर डिवाइड कर देता हूँ, वी को इधर ले आता हूँ, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा एच इमेज अपॉन में एच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन में यू, ये आ जाएगा वी अपॉन में यू। और देखिए ऊपर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनाया था हमने, मैंने बताया, तो उसमें मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एच इमेज अपॉन एच ऑब्जेक्ट ही तो होता है। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू एच इमेज अपॉन एच ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल होगा, v अपॉन u के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, m इज इक्वल टू v अपॉन में u। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जिस तरह से अभी पिछले वाले केसेस में हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी होती थी, हम इमेज की पोजीशन पता लगाते थे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें अगर मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो हम इमेज की हाइट पता लगा सकते हैं। जैसे जो जो अपने लेंस वाला फॉर्मूला है, लेंस वाले फॉर्मूले में तो अपन को u दे रखा होगा और फोकल लेंथ दे रखी होगी, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, v आ जाएगा। अब v अपॉन यू, v आ गया, u आ गया। अब हमारे पास h ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, एच आई पूछा होगा, तो एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो गया, v अपॉन यू हो गया। तो v और u की वैल्यू रख देंगे, एच ओ ऑब्जेक्ट की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा h इमेज का वैल्यू, और इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो एक लेंस लिया, एक लेंस है कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह से कोई लेंस है, ठीक है, और यहाँ से ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लेंस से गुजर रही है। इस लेंस का R1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर और R2 भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। R1 और R2 दोनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं 10-10 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस लेंस से कोई डिस्टेंस है इसकी 15 सेंटीमीटर। ये कितनी डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो सवाल ये है कि आप पता लगाओ कि वही, एक तो फोकल लेंथ, देखो फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो पहला तो काम है फोकल लेंथ निकालना है, दूसरा काम है इमेज की पोजीशन निकालना है, तीसरा काम है आपको इमेज की हाइट निकालनी है। जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी ये पता लगाना। ये 3 सवाल आपको पता लगाने हैं। मैं आपको इसे होमवर्क की तरह देता हूँ, कल की क्लास में अपन वापस यहीं से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, आज अपनी क्लास का टाइम हो चुका है और 10 मिनट बाद वापस अपन मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही। सर उसमें म्यू 1.5 लेना है। हाँ म्यू 1.5 ले लेना, है ना, ठीक है। आ गया। हाँ म्यू 1.5 ले लो, ठीक है। वन ही लेना है, बाहर का तो वन होता ही है। बार का 1 ही लेना।